नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है MPPSC 2020 25 जुलाई को कंडक्ट हुआ है। उस पे पूछे गए प्रश्नों का ब्रीफ डिस्कशन करना और आपको सही आंसर एकदम बताना, ठीक है ना। जैसा कि आंसर की आयोग ने भी अपनी आंसर की जारी कर दी है, उस हिसाब से हम इधर पे आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे 100 क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्कशन और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा क्वेश्चन सरल था, कौन सा क्वेश्चन टफ था और बचे हुए सारे जितने भी मतलब आपको जो चीज़ नहीं बनी हुई है, इस वीडियो पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडिया रोबोट नेम व्योमित्रा। ठीक है ना, इंडिया पे जो रोबोट डेवलप किया गया था व्योमित्र, ठीक है ना, वह किस कंपनी द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया था। यह क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं आपको इधर पे सेट डी का पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। आपके सेट कुछ भी हो मगर क्वेश्चंस सारे सेम हैं, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि ये ऊपर नीचे क्वेश्चन कैसे हो गए। तो ये सेट होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा आगे पीछे होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सेट पे ये आया हुआ था कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियन रोबोट नेम व्योमित्रा। व्योमित्रा किसने डेवलप किया था? वह डेवलप किया था इसरो ने, ठीक है ना, इसरो द्वारा डेवलप किया गया था। और यह क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया था? तो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था साइंस एंड टेक से रिलेटेड था, ठीक है ना, जो कि नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन इधर पे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दी गार्थनर फोर्थ फेज मैटर। सेकेंड क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द गार्थनर फोर्थ फेज मैटरनिटी मॉडल कैन बी अरेंज्ड इन सीक्वेंस एज। जो गार्थनर, ठीक है ना, गार्थनर के फोर्थ फेज के हिसाब से हमको इधर पे डेवलप किया गया जो उनका मैटरनिटी मॉडल। तो इधर पे सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि गार्थनर के फोर्थ फेज के हिसाब से हमें अरेंज करना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो इधर पे हमारा जो आंसर था वह था इंफॉर्मेशन, इंट्रैक्शन, ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। यह हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, यह सही आंसर था, ठीक है ना। और यह भी क्वेश्चन हमारा था साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ठीक है ना। कंप्यूटर एंड साइंस एंड टेक सेम कर दिया है अब सिलेबस पे, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए, हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है इधर पे? थर्ड क्वेश्चन पे बोल रहा है, अ सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। सोशल नेटवर्क किसे रिप्रेजेंट करता है? इधर पे यह आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। तो यह रिप्रेजेंट करता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ट्री कई लोगों ने ट्री का आंसर दिया था, तो ट्री ऐसा नहीं हो सकता है। ट्री क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्री कुछ इस तरीके से होता है, ये ट्री होता है, ये ऐसे ब्रांच टाइप से बनता है, ठीक है ना, ऐसा से करके ऐसा नहीं होता है। मगर जो ग्राफ होता है, ग्राफ पे कुछ अपन इस तरीके से ऐसे डिजाइन करते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सोशल नेटवर्क का ग्राफ, ठीक है। यह क्वेश्चन भी जो था यह था हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे साइंस एंड टेक के। देखते चलिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एज एन IP एड्रेस। तो यह क्या डिफाइन कर रहा है, इसके बारे में पूछा था। तो IPv6 प्रोटोकॉल किसको डिफाइन करता है? तो 128 बिट को डिफाइन करता है। यह क्वेश्चन भी हमारा साइंस एंड टेक से ही था, ठीक है। 4 क्वेश्चन हम इधर पे देख लिए। अब हम इधर पे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इधर पे बोल रहा है कि इट इज़ अ मेथड्स ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रेडिक्शंस अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ यूज बाय अ कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। इधर पे बोल रहा है सिंपली कि इधर पे आप जो भी चीज़ कलेक्ट करते हैं तो उसे अपन किस फॉर्म पे देखते हैं। तो कोलैबोरेशन फिल्टरिंग के फॉर्म पे हम इधर पे देखते हैं,
ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन जो था हमारा यह साइंस एंड टेक्स से ही रिलेटेड था। चलिए अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे इधर पे क्या बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ किस राज्य की थी, यह बोल रहा है इधर पे, तो वह थी नागालैंड की। ठीक है ना। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। हम सेंसस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर देखते थे हर साल के पेपर में, तो यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन और ऊपर से सेंसस, इंडिया रिलेटेड सेंसस से एक क्वेश्चन ये दिख गया आपको। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं इधर पे सेवन्थ नंबर क्वेश्चन। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री। ठीक है ना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, नहीं है बोल रहा है। तो इधर पे आंसर हमारा जो है वह है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम सभी को पता होना चाहिए कि यह रॉ मटेरियल के तौर पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे नहीं यूज किया जाता है। यह साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना। यह आपको लूसेंट पे भी मिल जाएगा, मैंने आपको बताया था लूसेंट पे भी आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम इधर पे एट्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इधर पे दिया हुआ है माउंटेन पीक, इधर पे दिया है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है ना। किलिमंजारो अफ्रीका सही है, माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका सही है, एल्बरूस एशिया इधर पे दिया हुआ है। ठीक है ना। और इधर पे एकोनग्वा साउथ अमेरिका। तो यह ए बी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर, मगर जो सी है यह गलत है। एल्बरूस जो है वह है एशिया में नहीं है, वह यूरोप में है। ठीक है ना। इधर पे मैं आपको इसीलिए लिख रखा है मैंने और इसीलिए बता रहा है, एल्बरूस जो है वह है यूरोप में। और यह हमारा क्वेश्चन किधर से आया था, तो यह हमारा क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड था। ठीक है ना। 8 क्वेश्चन मैंने आपको इधर पे ब्रीफ डिस्कशन बता दिए हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इधर पे 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैच द लिस्ट करना है हमको इधर पे। ठीक है ना। करेक्ट सीक्वेंस में हमें इसे अरेंज करना है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर रीजन, और दूसरे तरफ दिया हुआ है इधर पे क्या दिया हुआ है, कंट्री। इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर रीजन और कंट्री, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या दिया हुआ है इधर पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा, तो इधर पे आपको दिख रहा होगा कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का क्या होगा, कौन सी कंट्री होगी कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की, होगी डेनमार्क। ठीक है ना। और फिर सेकंड जो बोल रहा है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इसका है अर्जेंटीना। और कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग का क्या है, कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग का है मलेशिया। और कमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन का है फ्रांस। तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वह होगा ए मतलब 3142। और यह क्वेश्चन हमारा कहाँ से उठाया गया था, तो यह क्वेश्चन हमारा उठाया गया था इकोनॉमिक्स से। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर। विंड पावर के लिए कौन सा स्टेट ऐसा है जो जहाँ पे मतलब नेचुरली हम लगा सकते हैं और बहुत ही हमें वह बेनिफिट पहुँचाएगा। ठीक है ना। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए तो हम इधर पे प्रेफरेंस के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहला ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं है, तो हमारा आंसर इधर पे था तमिलनाडु एंड गुजरात। सिंपली सीधी सी बात है कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज अगर आपने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी पे, तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि जो कोस्टल एरिया रीजन होते हैं, ठीक है ना, कोस्ट वाले रीजन, उधर पे ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चलती हैं। ठीक है। तो हमारा सिंपली इधर पे आंसर होगा तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है। इधर पे हमारा सब कई लोगों को मन में आ रहा हो कोस्टल रीजन तो उड़ीसा भी है, मगर आपको समझ में आना चाहिए राजस्थान तो कोस्टल रीजन नहीं है ना, इसलिए हमारा आंसर इधर पे होगा तमिलनाडु एंड गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वॉज हेल्ड। 1990 एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट लेजिस्लेशन का जो चुनाव कराया था वह कब कराया था,
तो यह कब कराया था? यह कराया गया था 1945 में। 1945 में कराया गया था लास्ट टाइम पे। और यह पॉलिटी का क्वेश्चन था। ये डाउटफुल में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, मगर अब क्लियर हो गया है 1945 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो इधर पे हमने 11 क्वेश्चन देख लिए। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन पे हम इधर पे आते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि who was the first nominated deputy chairman of the constituent assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन को किसे नॉमिनेट किया गया था? पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसे किन्हें नॉमिनेट किया गया था? HC मुखर्जी जी को नॉमिनेट किया गया था। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 13th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल जॉइंट सिटिंग टू दी बोथ द हाउस अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जॉइंट सिटिंग बुलाने का जो पावर है वह किसके पास में है? अंडर आर्टिकल 108। अगर आपको आर्टिकल 108 याद होता तो सिंपली आप सीधे से आंसर लगा देते हैं फर्स्ट नंबर। इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के इंटेंशन से, राष्ट्रपति के आश्रय से यह हम जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से देखने को मिला था। चलिए 14th नंबर क्वेश्चन आते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर पे? आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हजार्डियस वर्क सच एज प्रोहिबिशन इज। मतलब इधर पे सिंपली बोल रहा है कि आर्टिकल 24 के अंदर दिया गया है कि जो 18 साल से कम बच्चे हैं उन्हें हजार्डियस फैक्ट्री पे काम करना कानूनी इधर पास बहुत ही जुर्म है। तो यह इधर पे क्या होगा? तो ऑप्शन आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर सही होगा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, मतलब फिक्स, पूर्ण निषेध, मतलब किसी भी तरीके से उन्हें काम नहीं दिया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पूर्ण निषेध। सॉरी, ये मैंने इधर पे लगा रखा था मगर ये आंसर नहीं है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन यह होगा। ठीक है ना, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, इस पर बिना डाउट किए आप सीधे लगा सकते थे एब्सोल्यूट। ठीक है, 14th क्वेश्चन हमने देख लिया। अब चलिए 15th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15th क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में क्या बोल रहा है? 15th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 368 के तहत कौन सा आर्टिकल रिगार्डिंग सही है दोनों स्टेटमेंट में? ठीक है ना, तो इधर पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, पहले हम दोनों पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो सेकेंड वाला तो सीधे से गलत है क्योंकि आर्टिकल 368 की इधर पे ही बात कर रहा है, 368 की इधर पे ही बात कर रहा है। ठीक है ना, दोनों में अमेंडमेंट क्यों होगा? बार बार क्यों होगा? 24th के तहत इधर पे हो चुका है तो इधर पे बार बार क्यों होगा? 2016 में एक्ट क्यों बनेगा जबकि एक बार एक्ट बन चुका है? तो ठीक है, तो सेकेंड वाला बिल्कुल रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला सही हो गया तो हमारा आंसर होगा ए इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। यह भी क्वेश्चन जो हमारा था यह था पॉलिटी से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर पे 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अशोक वॉन दी अवंती महाजनपद एंड मर्ज इन दी मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल्ड, व्हाट टेक्स्ट डज इट रिफर्स टू? मतलब अशोक ने अवंती महाजनपद में मिला दिया था अवंती को, ठीक है ना, जीतने के बाद में, तो उसे क्या नाम दिया था? ठीक है, यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। समंत, ठीक है, इधर पे जो नाम दिया गया था वह दिया गया था, तो वह जो नाम दिया गया था वह यह दिया गया था, ऑप्शन ए आपका सही है, समंत पसदिका ऑफ बुद्ध घोष। ठीक है ना, यह नाम दिया गया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये थोड़ा टफ में आता है यह क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर आप ब्रीफली पढ़ाई किए होंगे, अंदर से एकदम डीप पढ़ाई किए होंगे तो आपसे यह क्वेश्चन ईजिली बन गया होगा, नहीं तो थोड़ी आपको। चलिए अब हम इधर पे 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दी चचनामा
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन द 6th एंड 7th सेंचुरी। यह भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। हर कोई लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ लेता है, मगर ऐसा यह कवर नहीं करा पा रहा है लूसेंट, ठीक है ना। हिस्ट्री का क्वेश्चन था यह। तो उस समय क्या नाम था? तो उस समय जो नाम था वो था एरोड। एरोड नाम दिया गया था, ठीक है ना। किसको? इंडस को। अब इधर पे हम देख रहे हैं 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज़ द क्रिएटर ऑफ मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगिरी। मसीर ए आलमगिरी के राइटर कौन हैं? तो वह कौन थे? वह थे साकी मुस्तैद खान। साकी मुस्तैद खान जी थे इसके राइटर। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 19th नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज पन्ही एंड उपन्हा मेंशंस इन द मिडिवल इंडिया। मतलब मिडिवल इंडिया में पन्ही को और उपन्हा को क्या कहा जाता था? तो वह थे आज के ज़माने के, उस समय पन्ही को आज के ज़माने में भी जूता कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह सिंपली इजी क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे तो पन्ही लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है और उसी को शूज़ कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं इधर पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु फाउंडेड द आदि ब्रह्मो समाज। बहुत ही सरल क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। आदि ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था? कलकत्ता पे इसे फाउंड किया गया था। तो यह फाउंड किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा। चलिए तो अब हम देख रहे हैं 21th नंबर क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। जो मध्य प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं वह कौन थे जो चीफ मिनिस्टर रहे थे हरियाणा के भी, ठीक है ना। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जी। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा चीफ मिनिस्टर भी थे और मध्य प्रदेश से गवर्नर भी थे, ठीक है ना। यह पॉलिटी का क्वेश्चन था, एमपी पॉलिटी क्वेश्चन। अगर आप लिस्ट पढ़े होंगे गवर्नर्स की तो आपको यह याद होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है? तो 22 नंबर क्वेश्चन इधर पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन थे चीफ मिनिस्टर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट होल्ड नहीं किए हुए थे, ठीक है ना। वह कौन थे? वह दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोहरा जी। यह दोनों ने कभी चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद में लेजिस्लेचर की सीट को ऑक्यूपाइड नहीं किया था, ठीक है। तो हमारे इधर पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भी एमपी पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारे इधर पे क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन सीधे से बोल रहा है इधर पे कि सेलेक्ट करना है हमें मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर के हिसाब से कि मतलब क्या प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस किसे ऐसे दिया जाएगा। तो इधर पे हम सिंपली देखेंगे ऑप्शन सी इधर पे करेक्ट आंसर है। मतलब सेकंड को फर्स्ट माना गया है। गवर्नर का जो एड्रेस होगा ये फर्स्ट पे होगा, ठीक है ना। फिर ओथ ऑफ एफर्मेशन सेकंड पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मेंशन ऑफ डेथ थर्ड पे होगा और फिर लास्ट में होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर। तो कुछ इस तरीके से इसे सीक्वेंस में अरेंज करना था, ठीक है ना। आप अगर सिंपली दिमाग लगा सकते हैं सबसे पहले आपको सीधे से आंसर बन जाता, क्योंकि गवर्नर पहले ही आएंगे, फिर उन्हें ओथ दिलाया जाएगा, मतलब जो भी होंगे मिनिस्टर्स, नए मिनिस्टर्स। फिर उसके बाद में जो उस सभा से ख़त्म हो चुका होगा, मतलब डेथ हो चुकी होगी जिसकी, उसे याद किया जाएगा। फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन होगा। तो यह सिंपली था, एमपी पॉलिटी का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इधर पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु एमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ नॉट बीन द जज एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इधर पे बोल रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं तो वह कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने हैं, ठीक है। तो वह थे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जस्टिस एस के झा जी जो थे वह सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस नहीं बने थे, मगर एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जरूर थे। यह था एमपी पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है द प्रोविज़न ऑफ 25 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देख रहे हैं। द प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन म्यूनसिपैलिटीज़ इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब मध्य प्रदेश में म्यूनसिपैलिटीज़ में जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आर्टिकल डिफाइन है, ठीक है ना, जो भी उनके लिए वो भी डिफाइन है, तो वह किस आर्टिकल के तहत डिफाइन है? तो वह डिफाइन है 243T फर्स्ट। यह आपको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब आपको यह चीज़ बनेगी। ठीक है ना, एमपी पॉलिटी क्वेश्चन था, यह हमारा करेक्ट आंसर था। अब हम इधर पे देख रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टीक ट्री आर फाउंड। ठीक है ना, टीक ट्री और फाउंड मतलब टीक मतलब सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में कितने % एरिया में पाए जाते हैं? तो वह हमारा 20% एरिया में। एमपी का क्वेश्चन था, एमपी फॉरेस्ट से यह क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले मतलब पुराने प्रीवियस ईयर पेपर में यह क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था? तो वह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में टोटल वनों की संख्या कितने % है। ठीक है ना, तो वह थी 33% है, मगर इधर पे टीक के बारे में पूछा था और एमपी के रेस्पेक्ट में पूछा था। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हर साल एक बनते ही हैं। चलिए अब हम देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है? 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। बेतवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो वह होती है विंध्यन हिल से। एमपी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम। एनुअल वेरिएशन टेम्परेचर मध्य प्रदेश में किस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है? तो वह होता है नॉर्दर्न, ग्वालियर भिंड मुरैना वाले रीजन पे सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है। एमपी का क्वेश्चन था यह भी। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन समर इन मध्य प्रदेश कहाँ से इंक्रीज होता है? तो वह होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हमें भी पता है यह हमेशा मानसून जो आता है नीचे से ही आता है। ठीक है ना, सदर्न से ही आता है, तो साउथ टू नॉर्थ ही होगा आंसर इसका। एमपी मानसून से यह क्वेश्चन था। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नॉन मेटेलिक मिनरल इनमें से बताना है। तो सिंपली आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मार्बल जो है वह नॉन मेटेलिक मिनरल है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन यह था। ठीक है, अब इधर पे हम आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रैनिकल नर्व इन ह्यूमन। क्रैनिकल नर्व ह्यूमन के बॉडी में कितने होते हैं? तो वह होते हैं 12। साइंस का क्वेश्चन था यह, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इधर पे कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ एन इकोसिस्टम इज़। पिरामिड के फॉर्म पे मतलब कुछ इस तरीके से इकोसिस्टम में किस तरीके से कैसा काम करता है? तो वह होगा ऑलवेज अपराइड, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑलवेज अपराइड। फर्स्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। यह भी साइंस का क्वेश्चन था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मोनोसोडियम जो है ग्लूटामेट MSG इन फूड इज़ यूज्ड एज फ्लेवर इन्हेंस। ठीक है ना, फ्लेवर स्वाद बढ़ाने में यह काम करता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह भी साइंस का क्वेश्चन था, थोड़ा यह डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है 34 नंबर क्वेश्चन वह है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना है? 2005 में बना है। कमीशन का यह क्वेश्चन था। ठीक है ना, 10th नंबर टॉपिक हमारा जो नया ऐड हुआ है उससे यह क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपली क्वेश्चन था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था? 2005 में बना था। 36 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर पे, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन इधर पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से रिलेटेड आपके बीच में भी क्वेश्चन देखने को मिल गया। साइंस का क्वेश्चन है ये, मगर करंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, अगर आप करेंटली
सिंपली पढ़ते होंगे तो आपको यह क्वेश्चन बन जाएगा। इधर पे बोल रहा है रिलेटेड डिसीज़ कोरोना वायरस से कौन कौन सी है, तो वह है MERS, मर्स, सार्स, कोविड-19। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, कोरोना वायरस में सारी बीमारियां हो रही हैं, तो आप लॉजिक भी लगा सकते थे, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। नॉट अ टाइप ऑफ, सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, नॉट अ टाइप बोल रहा है ना। तो यह क्वेश्चन हमारा जो था यह था साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन था और कंप्यूटर से रिलेटेड। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना, यह फर्स्ट होता है, हार्ड डिस्क फर्स्ट होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो होता है ये सेकेंडरी एक्सेस मेमोरी नहीं होता है, यह हमेशा फ्रंट में यूज किया जाता है। तो इधर पे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो होता है वह सेकेंडरी फॉर्म पे नहीं होता है, यह हमेशा प्राइमरी फॉर्म पे होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा इधर पे सी है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ XML। XML स्टैंड फॉर, ठीक है ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज के लिए इसे XML को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा था सिंपली। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव फ्रीक्वेंसी इन रेंज ऑफ। अगर आपको सिंपली दिमाग लॉजिक लगाए होंगे तो आपको पता होगा माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होता ही है, साथ में हम जब उसे स्टार्ट करते हैं तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है 1 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है ना, मतलब धीरे धीरे ना स्टार्ट होता है, वो हॉट गर्म होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर क्वेश्चन है। अब हम इधर पे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, ब्लू फिश। ब्लू फिश इज़ अ टाइप ऑफ, ये जो था ब्लू फिश इज़ अ टाइप ऑफ, क्या है ये पूछ रहा है इधर पे, क्या है ब्लू फिश। तो यह था सिमेट्रिक इंक्रिप्शंस एल्गोरिदम। ठीक है ना, यह भी कंप्यूटर का क्वेश्चन था, कंप्यूटर साइंस एंड टेक जो भी मान लीजिए आप, उसी से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर पे, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज पूमा स्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक। तो पूमा किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, रोबोटिक पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है ना, जो भी असेंबल होता है प्रोग्राम उसके लिए पूमा स्टैंड होता है। साइंस एंड टेक का यह क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूमा जूता वाला पूमा आप मत समझ लीजिएगा, यह पूमा रोबोटिक वाला पूमा है। 41 नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, तो वह है बालाघाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एमपी का क्वेश्चन था, सेंसस से आप देख सकते हैं, एमपी के सेंसस से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है ना, तो आप इधर पे सिंपली पैटर्न भी समझ सकते हैं, मैं आपको पैटर्न भी बताते चल रहा हूँ किस पैटर्न में एमपीपीएससी पेपर बनाने लग गया है। ठीक है ना, बालाघाट का कुछ 1011 ऐसा कुछ सेक्स रेशियो है, मतलब पर 1000 मेल पे पर 1000 फीमेल कितनी होती हैं, यह होता है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो बालाघाट इसका करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर, ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2016-17। यह थोड़ा डीपली क्वेश्चन था, एमपी का ही क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का है, मगर डीपली क्वेश्चन है। अगर आप डीपली पढ़ाई किए होंगे तो आपसे यह क्वेश्चन जरूर बन गया होगा। 34.14 2016-17 पे क्रॉप ग्रोथ हुआ था मध्य प्रदेश पे। ठीक है, तो यह इधर पे करेक्ट आंसर है इसका डी। चलिए अब हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो आपको इधर पे सिंपली समझ में आ जाता होगा, डायमंड जो कि पन्ना में पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, एमपी का क्वेश्चन यह भी था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच सिटी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज सिचुएटेड। ठीक है ना, ट्राइबल म्यूजियम मध्य प्रदेश का कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वह है भोपाल पे। ठीक है ना, भोपाल पे ट्राइबल म्यूजियम सिचुएटेड है। यह क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट फील हो रहा है, क्योंकि
छिंदवाड़ा पे फर्स्ट ट्राइबल म्यूज़ियम फॉर्म किया गया था। मगर कोई बात नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, मगर आयोग गलत कैसे हो सकता है। तो इधर पे आयोग का जो आंसर आया हुआ है वह आया हुआ है भोपाल। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हमारा इधर पे सी है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आकांक्षा स्कीम इज़ रिलेटेड टू। स्कीम से देख सकते हैं आप, यह दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आकांक्षा जो स्कीम है वह किससे रिलेटेड है? तो वह है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आकांक्षा जो स्कीम है मध्य प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रंस के लिए है, किसी भी कोचिंग करने के लिए। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर विच मिनरल। सिंपली आपको सबको को पता होगा, यह रिपीट क्वेश्चन है, डायमंड के लिए फेमस है। ठीक है ना, रिपीट इन द सेंस पूछा था अभी कुछ क्वेश्चन पहले पूछा था कि एमपी में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो ऑप्शन सीधे साफ समझ में आ रहा था डायमंड। इधर पे भी डायमंड पन्ना में पाया जाता है, सबको को पता है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चंबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड विथ। चंबल कैनाल सिंपली आपको साफ समझ में आ रहा होगा अगर आप पढ़े होंगे, तो चंबल रिवर राष्ट्र में जाकर के मिलती है यमुना से। तो चंबल को जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वह रिलेटेड है यमुना बेसिन से। ठीक है ना, एमपी का क्वेश्चन है, रिवर से दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जवाहर सागर प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जवाहर सागर हर किसी को पता होगा चंबल नदी पे ही बना है। ठीक है ना, क्योंकि जवाहर सागर, कोटा बैराज, यह सारी चीज़ें मतलब राजस्थान वाले बॉर्डर पे हमारे मध्य प्रदेश की एक ही रिवर है, वह है चंबल। तो हर किसी को पता होगा चंबल रिवर, आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मेन क्रॉप क्या है? तो वह है बीट। बीट मध्य प्रदेश का मेन क्रॉप है। एमपी, अगर इधर पे सोयाबीन होता तो करेक्ट आंसर शायद सोयाबीन होता। ठीक है ना, मगर इधर पे सोयाबीन ऑप्शन पे नहीं है, तो बीट इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है। कई लोगों ने राइस लगाया हुआ है, सॉरी, राइस जो है, राइस चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, मगर बीट की हाईएस्ट प्रोडक्शन मध्य प्रदेश पे होती है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप नहीं है। ठीक है ना, कमर्शियल क्रॉप नहीं है, वह है बाजरा। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यह था ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है ना, बाजरा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है इधर पे, मैच द फॉलोइंग स्टेट एंड रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, स्टेट और चीफ मिनिस्टर्स के बारे में मैच द फॉलोइंग इधर पे दिया हुआ है। चलिए हम देखते हैं यह क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन जो था हमारा, यह भी पॉलिटी से रिलेटेड था। इसका करेक्ट आंसर है डी, जो कि 25413। तो सबसे पहले इधर पे बता रहा है कि जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, यह कहाँ से रिलेटेड हैं? तो यह हैं यूनिवर्सल अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे इनका संबंध था। ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है। फिर सेकंड वाला जो है, सेकंड मोरारजी देसाई जी जो हैं, यह है बॉम्बे से रिलेटेड हैं। मोरारजी देसाई बॉम्बे से रिलेटेड हैं। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जी जो कहाँ से रिलेटेड हैं? यह है कर्नाटक से रिलेटेड। और जो है चरण सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश जबकि बिहार उसके साथ में हुआ करता था तब के उत्तर प्रदेश से, तो चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी जी हर किसी को पता है गुजरात से। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का हर किसी को पता है गुजरात से हैं। तो आप इधर पे देख सकते हैं, यह दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, दो ऑप्शन में क्यों, चारों में कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको केवल एक ही ऑप्शन पता था तो, क्योंकि इधर पे थर्ड नंबर दिया हुआ है सबका, मतलब ई का ऑप्शन थर्ड नंबर सबका दिया हुआ है। ठीक है। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, पॉलिटी से क्वेश्चन था। आपको लिस्ट याद होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर्स की, किस स्टेट से रिलेटेड हैं, तब आपको यह क्वेश्चन बनता। 51 नंबर क्वेश्चन थे हमारा। चलिए 52nd नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है? 52nd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पॉलिटी का क्वेश्चन है। यह भी लक्ष्मीकांत में आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं?
एडहॉक जज या फिर एडिशनल जज। तो हर किसी को पता होना चाहिए कि एडहॉक जज तो बिल्कुल होते हैं, मगर एडिशनल जज ओनली हाई कोर्ट पे होते हैं, ठीक है ना। एडिशनल जज किसी भी कमेटी का रिक्रूटमेंट अगर कुछ भी अलग से केस आ गया है तो एडिशनल जज उसे देख लेते हैं, वो भी केवल हाई कोर्ट पे, ना कि सुप्रीम कोर्ट पे। तो सेकंड नंबर बिल्कुल रॉन्ग है और फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा ए इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए तो 53 नंबर हम क्वेश्चन इधर पे देखते हैं। यह था जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्न लिस्ट जनवरी 2020 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है ना, करंट का क्वेश्चन था यह। तो हर किसी को पता होना चाहिए कि जो कि भारत रत्न कंपनियां हैं, 9 रत्न कंपनियां हैं, उनमें से कौन सी इधर पे ऑप्शन से रिगार्डिंग कौन सी कंडक्ट अंदर नहीं है, ठीक है ना, भारत रत्न में नहीं आती है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं आती है, ठीक है ना, यह नहीं आती है, बाकी यह तीनों आती हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड हर किसी को पता आती है, कोल इंडिया लिमिटेड भारत अंदर पे आती है, और इंडिया, ये दोनों ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हो सकते रहे हैं। तो इसका आंसर गलत जो है वह है ऑयल इंडिया लिमिटेड, यह नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यह भारत रत्न के अंदर है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कमेटी ऑन फाइनेंस सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट ऑफ को चेयरमैन बाय हु, मतलब जो फाइनेंस सेक्टर की कमेटी होती है वह किसके अंडर को चेयर्ड की जाती है, चेयर्ड किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इधर पे बी सही है, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का डिप्यूटी गवर्नर, और फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यह दोनों द्वारा को चेयर्ड किया जाता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट। तो यह भी हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, यह डीपली क्वेश्चन था, ना कि यह करंट से क्वेश्चन था, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आप देख सकते हैं ज़्यादातर हमारे इधर पे करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारे इधर पे क्या बोल रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच डेट द, तो इधर पे 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच डेट द ऑम्ब्यूसमेंट स्कीम ऑन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC 2018 वॉज इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो NBFC है, जो बैंक को नीलामी कर दी गई है, ठीक है ना, वह बैंक किस तारीख को 2018 में RBI द्वारा इसे लागू किया गया था, NBFC, ठीक है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसका आंसर है डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यह थोड़ा करंट क्वेश्चन था, मगर डीपली आप जब अगर पढ़े होंगे और याद होगा तो आपको यह आंसर बना होगा। इकोनॉमिक्स करंट का क्वेश्चन है ये। 23 फरवरी 2018 को NBFCs की जो इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड RBI द्वारा किया गया था, वह किया गया था 23 फरवरी 2018 को, ठीक है। 56 नंबर हम इधर पे क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है इन फरवरी 2021 विच नेबर कंट्री फेस अ कूप, ठीक है ना। मतलब इधर पे बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन पे कि जो तख्ता पलट हुआ था, तो यह हमारे कौन से नेबर कंट्री में हुआ था फरवरी 2021 में, तो यह हुआ था म्यांमार में, ठीक है ना। करंट का क्वेश्चन है, म्यांमार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वेयर डज हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन है, अभी ओलंपिक चल रहे हैं तो ओलंपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है बी, लाओसाने। लाओसाने यह आपको मिसलेनियस मतलब मिसलेनियस में मिल जाएगा, लूसेंट के लास्ट में मिसलेनियस दिया होता है, उस पर यह आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लाओसाने में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लाओसाने, ठीक है ना। हर कोई को वियतनाम, जिनेवा, यह आंसर इन दोनों में से कुछ लगा होगा, मगर ऐसा नहीं है, लाओसाने इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, ठीक है ना। इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल
इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन थी जिसने जीता था? मिसलेनियस करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओलंपिक चल रहा है अभी, मैं आपको बताया ओलंपिक से सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इधर पे किसने जीता था यह पूछ रहा है, तो कर्नल मल्लेश्वरी ने फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक में मेडल जीत के लाया था भारत के लिए, फीमेल पे, ठीक है ना, वुमेन पे इधर पे बात किया है, तो कर्नल इधर पे मल्लेश्वरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 58 का। 59 नंबर पे क्या बोल रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन हमारा इधर पे बोल रहा है विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू द स्पोर्ट्स कोच मेंशंस बिलो, ठीक है ना, स्पोर्ट्स कोच को मध्य प्रदेश में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो वह दिया जाता है विश्वामित्र अवार्ड, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एमपी का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड यह क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए 59 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है हम देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश आर्चरी एकेडमी एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर इज सिचुएटेड इन, आर्चरी की एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो वह है जबलपुर में, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। एमपी का क्वेश्चन था ये, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इधर पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट हम इधर पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल द रिसिप्ट विथ विच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इधर पे आप देख रहे हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है, तो इधर पे बता रहा है जितनी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उसकी रिसिप्ट को इकट्ठा करना, ठीक है ना, कलेक्ट करना। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमने इधर पे देख लिया। अब सेकंड नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द स्टोर्स और स्टॉक केप्ट इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। इधर पे फर्स्ट नंबर पे आपको बताया कि वो ऑडिट करेगा पूरी रिपोर्ट को, और सेकंड नंबर पे बोल रहा है स्टेट और यूनियन किसी के अंदर की भी रिपोर्ट को ऑडिट करेगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। 62nd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 62nd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ध्यान रखिएगा फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कमीशन से क्वेश्चन लीजिए आपके बीच में आ गया, ठीक है। टॉपिक नंबर 10 एमपीपीएससी सिलेबस जो नया अकॉर्डिंग आया है उसका टॉपिक नंबर 10 का यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि वाइस चेयरमैन, फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन था, तो अरविंद पनगरिया जी जो थे यह थे फर्स्ट वाइस चेयरमैन, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 63rd नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 63rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमेटी टू रिकमेंड नेम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की कमेटी में कौन नहीं होता है, कमीशन से दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, गवर्नर नहीं होता है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, मतलब गवर्नर नहीं होता है, ठीक है ना। चेयरमैन अपॉइंट जब किए जाते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के तो गवर्नर नहीं होते हैं, बाकी यह तीनों होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इंचार्ज ऑफ डेप्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, यह तीनों होते हैं, ठीक है, मगर गवर्नर नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। 64th नंबर ऑप्शन क्या बोल 64th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड बाय एन aggrieved person by decisions of National Green Tribunal to the Supreme Court। मतलब इधर पे बोल रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर हम अपील कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, कमीशन का यह भी क्वेश्चन है, तो इधर पे ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर 90 डे, 90 दिन के अंदर में 3 महीने के अंदर हम अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे अपील कर सकते हैं, सेशन कोर्ट पे या फिर हाई कोर्ट पे हम अपील कर सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत। 65th नंबर क्वेश्चन हमारे इधर पे क्या बोल रहा है, 65th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना, यह भी कमीशन से क्वेश्चन है। स्टेट फूड कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कौन से एक्ट के अंदर, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर फूड कमीशन इस्टेब्लिश्ड किया गया था,
66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वॉज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट। ठीक है ना, एमपी हिस्ट्री से क्वेश्चन था, डीपली क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान इज़ अ फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इधर पे कि वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ राजा वीर सिंह देव। राजा वीर सिंह देव की कैपिटल क्या हुआ करती थी, एमपी से क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, ये डाउट को हटा दीजिए, मेरे मन में डाउट था, मगर अब करेक्ट आंसर इसका आ गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हमारा गहोरा। ऑप्शन बी गहोरा इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं, क्या बोल रहा है, हु सेड द विक्ट्री ऑफ मांडू वॉज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ। यह किसने कहा था, किसने कहा था कि विक्ट्री ऑफ मांडू वॉज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ। यह किसने कहा था, एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये, अमीर खुसरो ने कहा था। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है, भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय। भीमबेटका किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, एमपी हिस्ट्री का यह भी क्वेश्चन था। ठीक है, डॉक्टर विष्णुधर बाकानकर, डॉक्टर विष्णुधर बाकानकर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ दी मोस्ट कॉमनली ट्राइब इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कॉमन मतलब सर्वाधिक पाई जाने वाली जो ट्राइब है कौन सी है, वह है भील। ठीक है ना, भील सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एमपी से क्वेश्चन था ट्राइब टॉपिक का। 71 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर पे फिर से आ गया है मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, इधर पे अब यह जो क्वेश्चन है फिर 71 नंबर, तो यह है ग्रासलैंड्स और कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, इसको हमको मैच करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेपीज़ कहाँ पे पाई जाती है, ग्रासलैंड है। कंट्री कौन सा कंट्री में पाई जाती है, तो स्टेपीज़ जो पाई जाती है रसिया में पाई जाती है। प्रेरीज जो पाई जाती है वह कहाँ पे पाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। बेल्स कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, 3124 इज़ अ करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं, एमपी का क्वेश्चन था ये, एमपी फॉरेस्ट से रिलेटेड। सबको को पता है एमपी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रॉन्ग करेक्टली, जो रॉन्ग है नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है उसे हमें अलग करना है। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन है। नेशनल पार्क से करीब ये है, एमपी और इंडिया के रेस्पेक्ट में मिला लिया जाए तो शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इधर पे आपको सारी चीज़ें की इंपॉर्टेंस भी बताते जा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक में हमें कितना फोकस करना है। ठीक है, तो इधर पे आपको दिख रहा होगा अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका बिल्कुल सही है, बालपक्कम नेशनल पार्क मेघालय बिल्कुल सही है, और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख बिल्कुल सही है, मगर चंडोली नेशनल पार्क गुजरात में ना होकर के यह महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। चंडोली नेशनल पार्क जो है वह है महाराष्ट्र में, ना कि गुजरात में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ नोन एज दी सोर हाउस ऑफ इंडिया मिनरल्स। ठीक है ना, मतलब 74 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि जो भारत में खनिजों का भंडार है वह कहाँ पे पाया जाता है, तो छोटा नागपुर इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मिनरल्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो छोटा नागपुर इज़ द सोर ऑफ मिनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। स्टेटमेंट इधर पे देखना है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को पढ़ना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है यह हमें बताना है 75 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इधर पे, पढ़ते हैं सबसे पहले असर्शन फर्स्ट,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर मेजर बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ऐसा हम देखते हैं, है ना। यह सब ग्राउंड वाले रीजन है, मतलब प्लेन रीजन है, इधर पे बहुत ही अच्छी बीट की प्रोडक्शन होता है। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, द बेल ड्रेनेज फर्टाइल सॉइल 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर एंड एबव 75 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर बीट प्रोड्यूसिंग। यह ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसा करेक्टली वो नहीं होता है कि हमें ऐसा होना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा इधर पे बोल रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन जो है वह बोल रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन इधर पे बोल रहा है पद्मश्री भूरीबाई फेमस फॉर। यह किस चीज़ के लिए फेमस है पद्मश्री भूरीबाई? अभी कुछ दिन पहले ही यह क्वेश्चंस मतलब न्यूज़ पे चल रहा था, एमपी न्यूज़ पे, ठीक है ना। तो एमपी ट्राइब से यह क्वेश्चन है। तो यह पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। तो यह एमपी से क्वेश्चन था, पद्मश्री से भूरीबाई जी फेमस हैं। यह मुझे ऐसा जहाँ तक पता है यह उमरिया ज़िला से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना, ट्राइब से हैं, जनजाति से हैं, पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैलाश सत्यार्थी बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कैलाश सत्यार्थी जी का मध्य प्रदेश के किस जिले में जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एमपी ट्राइब, एमपी आर्टिस्ट से, मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट का यह पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं यह विदिशा से बिलोंग करते हैं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का सिचुएटेड किया गया था, ठीक है ना। तो यह किया गया था, हर किसी को पता है, रीवा ज़िले में, ठीक है ना। रीवा ज़िले की एक छोटी सी तहसील में यह सोलर पावर प्लांट को लगाया गया है, ठीक है ना। एमपी का क्वेश्चन था ये। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर पे, 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पावन गुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच नेम। पावन गुई नेशनल पार्क जो है किसी एक और नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा नाम है जिस नाम से जाना जाता है? मैं इधर पे आपको बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी के नेशनल पार्क से यह दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप इधर पे रेस्पेक्ट समझ सकते हैं किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको इधर पे ऐसे लिख रखा है और एक एक चीज़ बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यह है, इसका दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन पार्क, ठीक है ना। पावन गुई पुई नेशनल पार्क का दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन पार्क, ठीक है ना। ब्लू माउंटेन पार्क इसका दूसरा नाम है। 80 नंबर क्वेश्चन इधर पे हम देखते हैं। इन फरवरी 2021 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड विच सेंटिनरी सेलिब्रेशन, ठीक है ना। 2021 में प्रधानमंत्री जी ने किसे वह किया गया था, ठीक है ना। तो चौरी चौरा सेंटिनरी सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है ना। करेंट का क्वेश्चन था मगर हिस्ट्री से क्वेश्चन था। अगर आपको पता होगा, अगर आप लाइटली भी न्यूज़ देखते होंगे तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल बन गया होगा। चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था इसका कांड, तो उत्तर प्रदेश में 2021 फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने इसे सेंटिनरी सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है ना। 81 नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल हम देख रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट था यह हमारा। सेकंड नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर फॉर द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस और टिल द एज ऑफ 65 ईयर विच कम्स फर्स्ट, ठीक है ना। तो इधर पे बोल रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगी उसकी सैलरी सेम होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और इधर पे बोल रहा है कि वह ऑफिस होल्ड करेंगे 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाएगा,
ठीक है। फिर थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है एन इलेक्शन कमिश्नर मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर द हैंड एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइंस हिज ऑफिस। बिल्कुल, तो इधर पे ऑप्शन थर्ड इज़ द रॉन्ग, ठीक है ना। ऑप्शन जो थर्ड है यह गलत है, मगर फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड क्यों रॉन्ग है मैं आपको इधर पे बता देता हूँ। जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे वह अपना रेजिग्नेशन इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना देते हुए यह अपना जो वो होगा उसे अपने नीचे वाले जो भी उनके हेड होंगे उनको देंगे अपना रेजिग्नेशन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, मगर थर्ड इज़ अ रॉन्ग। पॉलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन से यह क्वेश्चन पूछा गया था। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, एंट्री किस लिस्ट पे एंट्री है स्टेट लेजिस्लेचर की 7th शेड्यूल के अंडर, तो वह है हमारा आंसर करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना, लिस्ट सेकंड एंड एंट्री कहाँ पे है, इसकी एंट्री है 37th शेड्यूल पे। ठीक है, ठीक है। 83rd नंबर क्वेश्चन हम इधर पे देखते हैं, द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया था, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, एमपी पॉलिटी का क्वेश्चन था। 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया था। 84th नंबर क्वेश्चन हम इधर पे अब देखते हैं। 84th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी इस्टेब्लिश्ड फॉर 2 और मोर स्टेट। क्या ये ऐसा सही है, ऐसा पूछ रहा है इधर पे। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं। इधर पे बिल्कुल सही है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एंड बी आर बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिटी का क्वेश्चन था यह, इधर पे पूछ रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या जॉइंट 2 स्टेट के बीच में हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। ठीक है ना, इफ़ रेस्पेक्टिव स्टेट एग्रीड इन दी रिगार्ड, अगर स्टेट चाहते हैं दोनों के बीच में तो बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट्री अपॉइंट जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बिलो बाय द लॉ, बिल्कुल सही है, अगर वो लॉ बनाते हैं तो ही बिल्कुल हो पाएगा पार्लियामेंट्री। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ए एंड बी आर करेक्ट। 85th नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है, अंडर विच प्रोविजंस द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। कौन से प्रोविज़न के अंदर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब उसे रखा गया है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सेक्शन 118, ठीक है ना, क्लॉज 2 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर में इसका जो कंसीडर है किया गया है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। एमपी पॉलिटी का यह क्वेश्चन था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 85th का। 86th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 86th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट। बाल कवि बैरागी जी का रियल नेम क्या था, नंदराम दास। नंदराम दास जी जो करेक्ट नाम था उसका, नेशनल पोएट बाल कवि बैरागी जी का करेक्ट नाम था नंदराम जी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 86th का, हिस्ट्री से क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 87th नंबर क्वेश्चन। 87th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द परिक्रमा ऑफ 7 सी 9 नारायण एंड 84 महादेव्स इज कंप्लीटेड। मतलब इधर पे बोल रहा है 7 सागर, 87th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो यह किस नगर पे संपन्न होती है, तो हर किसी को पता होना चाहिए कि उज्जैन पे संपन्न होती है। एमपी का क्वेश्चन था। ठीक है ना, इधर पे मतलब 87th नंबर क्वेश्चन यह बोल रहा था कि मतलब आपको धार्मिक स्थलों में से कौन सा मध्य प्रदेश में 7 सागर 9 नारायण के बीच में माना जाता है, तो वह था उज्जैन। अब हम देखते हैं इधर पे 88th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 88th नंबर क्वेश्चन इधर पे बोल रहा है कि द पोएट ऑफ किंग भोज वॉज एक्सेप्टेड जैनिज्म। मतलब किंग भोज, राजा भोज के जो
पोएट थे वह कौन थे जो जैनिज्म को अपना लिए थे? तो वह धनपाल थे। धनपाल, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। धनपाल ने जैनिज्म को अपना लिया था। एमपी हिस्ट्री का क्वेश्चन था यह। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ सांची। तो क्या है जो ओल्ड नेम था, एंशियंट नेम था सांची का, क्या था वह था इधर पे काकणाम। काकणाम जो था पुराना नाम था, एंशियंट नेम था सांची का। एमपी हिस्ट्री का यह क्वेश्चन है। काकणाम इज़ अ एंशियंट नेम ऑफ सांची। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तांत्या भील। तांत्या भील का एक्चुअल नेम क्या है? सॉरी, इधर पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर बाय द एमपीपीएससी। आयोग द्वारा करेक्ट आंसर इसे डी माना गया है, टांड्रा। ठीक है ना, टांड्रा इज़ अ करेक्ट आंसर। एमपी हिस्ट्री का यह क्वेश्चन था, मगर जो मुझे लगा तांत्या मुझे लगा, मगर मतलब ऑफिशियली जो आंसर आया वह आंसर डी इज़ अ करेक्ट आंसर 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर। साइंस का यह क्वेश्चन है। ठीक है ना, इधर पे हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट हम इधर पे पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक का हमें करेक्ट इधर पे बताना है। इट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इट इज़ ट्रिपल और यूनी अनसेलेडिक बेस्ड करस्पॉन्डिंग ऑफ 20 अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉन ओवरलैपिंग नॉन एम्ब्रियोस एंड कॉमेलेस, बिल्कुल सही है। इट हैज़ स्टार्स एंड स्टॉप कॉन्डन, बिल्कुल सही है। तो इधर पे हमारे जो ऑप्शन 4 दिए गए थे यह चारों करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर 91 का। ठीक है ना। अब हम देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर पे। ठीक है ना, 92 नंबर क्वेश्चन इधर पे क्या बोल रहा है? 92 नंबर क्वेश्चन इधर पे सबसे पहले बोल रहा है वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी सिचुएटेड। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है ना, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे सिचुएटेड है? तो यह है पुणे पे सिचुएटेड है। ठीक है ना, साइंस का क्वेश्चन था मगर मिसलेनियस से जोड़ करके इसे रखा गया था। पुणे पे है। ठीक है ना, वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट। ठीक है। फिर 93 का क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमिक फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। टास्क फोर्स ब्लू का इकोनॉमिक के बीच में इंडिया और विच कंट्री, कौन सी कंट्री के बीच में इसे कोलैबोरेट किया गया है? तो वह है नॉर्वे के बीच में इसे किया गया है। ठीक है, साइन किया गया है। करंट का क्वेश्चन था यह। 94 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है? द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्स फ्रॉम द क्रॉस ऑफ नेलम एंड अल्फोंसो इज़, मतलब जो नेलम और अल्फोंसो से मिला करके क्रॉस ब्रीड बनाया गया था, तो वह किसका था? यह साइंस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रत्नागिरी। रत्नागिरी आप आम सुनते होंगे, रत्ना, तो यह नेलम और अल्फांसो का मिक्सचर है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर 94 का। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जननी सुरक्षा योजना का मेन एम क्या था मध्य प्रदेश में? तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो हो रही थी, मतलब डेथ रेट हो रही थी, उसे कम करना। ठीक है ना, बच्चों की वुमेन के प्रति, मतलब जो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा डेथ हो रही थी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की, उसे बहुत ही रिड्यूस करना, इसलिए जननी सुरक्षा योजना को चालू किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मुझे लगता है जननी सुरक्षा योजना शायद 2014 में मध्य प्रदेश में चालू की गई थी। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज एम्ब्रियोटिक स्टेज वॉज अ हिस्टोरिकल विथ रिगार्ड ऑफ टू द फैक्ट।
मतलब इधर पे बोल रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भूपातरण में थी, इस तत्व को किसने माना है इतिहासकार में? तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार एंड एस.एन. सेन ने इसे माना है। इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इज एम्ब्रियोनिक स्टेज, यह कोड दिया गया था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन द्वारा। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। हमारा 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द करस्पॉन्डेंट ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स? टाइम्स published from London in 1857 wrote the nobody in the North Indian looks at white man car with friendly view, यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था W.H. रसल। W.H. रसल द्वारा 1857 में टाइम्स पब्लिक किया गया था लंदन से, ठीक है ना। W.H. रसल द्वारा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कोट्स। कोट्स मतलब जो कोट्स दिया जाता है, एक एक लाइन बोली जाती है, उससे यह क्वेश्चन को उठाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 97 का, W.H. रसल जी। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंस सोशल सिस्टम, द रसल रूलर सिस्टम इन इंडिया इज़ अ टीनी रिपब्लिक। द रूलर सिस्टम इन इंडिया इज़ अ टीनी रिपब्लिक, यह किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है? चार्ल्स मेटकाल्फ जी द्वारा यह कहा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कोर्ट्स का दूसरा क्वेश्चन था। 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वेयर एस्टेब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्शन एक्ट, मतलब 1956 में रीस्ट्रक्शन में स्टेट यूनियन टेरिटरी और स्टेट कितने थे मध्य प्रदेश में किए गए थे, भारत में किए गए थे, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। उस समय 1956 में बनाए गए थे, रीस्ट्रक्ट किए गए थे एक्ट के द्वारा। पॉलिटी का क्वेश्चन था यह, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यह क्या था? तो यह था व्हेन वाज द स्पेशल राइट एंड प्रीवी परस्यू एंजॉइंग बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट एबॉलिश्ड, मतलब जो लास्ट टाइम भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी को जो ले लिया गया था उनसे भारत सरकार द्वारा, वह कब किया गया था? तो वह किया गया था 1971 में किया गया था, ठीक है ना। पॉलिटी का क्वेश्चन था। तो इधर पे मैं अब आपको बता दूं, पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको इधर पे डीपली स्टडी करवा दी है, सारे क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, और आपको अब नवंबर में आने वाली पीएससी के लिए क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यह पहला पेपर था। तो अब मैं आपको इधर पे सारी चीज़ें बता दिया हूँ, कहाँ से किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। तो चलिए, तो ऐसी ही वीडियो पे आप वीडियो को सबसे पहले तो पूरा देखिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि यूट्यूब में कई सारी वीडियो आ चुकी हैं ऐसा, ठीक है ना। इस पेपर को कई सारे चैनलों ने बता चुका है पूरा, मगर मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा एक ही वीडियो पे कि कौन से टॉपिक से कितना कट ऑफ, यह सारी चीज़ें एक वीडियो पे किसी चैनल ने नहीं बताया होगा, मगर मैंने बता रखा है, इधर पे बता दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करिएगा। मैं आपको फोर्सफुली नहीं कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, तो ही फॉरवर्ड करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देता हूँ इधर पे। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाने वाली है ओबीसी की, मतलब जर्नल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है 68 to 70, ठीक है ना। पेपर थोड़ा टफ था इसलिए कट ऑफ कम हो गई है पिछले बार से, ठीक है ना। जब जर्नल कितनी जाएगी तो आप समझ सकते हैं सारे जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनकी इससे तो कम ही होगी। अगर आप 67 68 टच कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अंदर हैं, तो आप मेंस की तैयारी अपनी चालू कर दीजिए। चलिए, हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं सारी चीज़ें अतुल लर्निंग क्लासेस पे बताता रहता हूँ। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।